क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज की करंट अफेयर है, 13 मई की हमारी करंट अफेयर है। तो स्टार्ट करते हैं। GOI मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड एन एक्सप्रेसवे टू कनेक्ट टू सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। अभी भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश की दो सिटी को जोड़ने वाले के एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखा दिया, उसे अप्रूव कर दिया। तो ये कौन सा एक्सप्रेसवे है, कहाँ से कहाँ तक का है? तो गाजियाबाद से कानपुर तक का एक हाईवे है, उसे क्या मंजूरी मिल गई है। यहाँ से गाजियाबाद से कानपुर का रास्ता था, मतलब 6-7 घंटे का था। अब ये क्या है, इस एक्सप्रेसवे से बनने से बहुत कम हो जाएगा आने वाले टाइम पे, लगभग आधा 3-3.5 घंटे के आसपास। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल बाय काउ डंक फ्रॉम फार्मर। ऐसी कौन सी सरकार है जो क्या है, अब जो किसान है उनसे क्या है, जो गाय पालते हैं या पशुपालन करते हैं, उनसे क्या है काउ डंक मतलब गोबर खरीदेगी। और इन्होंने ऐलान भी कर दिया, हम 1.5 रुपये किलो, 1 किलो गोबर दो और 1.5 रुपये लेके चले जाओ। इस रेट में क्या गोबर खरीदेगी सरकार। कौन सी सरकार है? उत्तर प्रदेश की सरकार है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो सबको पता ही होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है और दूसरी बार क्या मुख्यमंत्री बने। इसके अलावा ये मतलब उत्तर प्रदेश ऐसा कोई, इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य हुआ और भी राज्य ऐसे काम कर चुके, ये काउ डंक वगैरह खरीदने बेचने का काम। मतलब कुछ नहीं है, इनसे क्या फर्टिलाइजर वगैरह बना लेंगे अपने। इंडिया कंट्रीब्यूटेड हाउ मच अमाउंट टू प्रमोट हिंदी एट UN। जो इंडिया है उसने कंट्रीब्यूट किया कितना अमाउंट। UN का मतलब पता ना, यूनाइटेड नेशन के अंदर हिंदी को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने कितना अमाउंट किया है, एक तरह से डोनेट किया है या प्रमोट किया है या उसके अंदर लगाए। तो ये कितना है, 8 लाख US डॉलर। इतना जो हमने पैसा है ये UN के अंदर दे दिया हिंदी को प्रमोट करने के लिए। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे UN की आधिकारिक भाषा के अंदर हिंदी भी शामिल हो जाए। तो UN के बारे में देख लेते हैं। वैसे तो हम इसके बारे में चर्चा कर चुके पहले भी। यूनाइटेड नेशन का ये क्या है, फ्लैग है। 7 दिसंबर 1946 के अंदर इसे अडेप्ट किया था। यूनाइटेड नेशन है। इसके अंदर इसका जो मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर। न्यूयॉर्क का है हमारा, अमेरिका के अंदर है, पता होगा। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। आने वाले टाइम पे इंडियन वो भी हो जाएगी, हिंदी भी हो जाएगी। इसके कितने मेंबर्स हैं? 193 तो इसके मेंबर है, और दो क्या है इसके ऑब्जर्विंग क्या है, स्टेट्स हैं। ऑब्जर्विंग स्टेट ये होता है कुछ समय तक इसकी वो देखते हैं कि क्या हिसाब है क्या नहीं है, उसके बाद क्या इसके अंदर ही मिल जाते हैं ये स्टेट्स भी। तो इसके जो सेक्रेटरी है इनका नाम इम्पोर्टेंट है, एंटोनिया गुटरेस। इनका शकल भी तो याद हो गया आपने, देखी हुई होगी। मतलब ये क्या है, इसके अभी यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी है या जनरल सेक्रेटरी है। अभी रशिया में भी गए थे जब यूक्रेन मतलब जो यूक्रेन का मुद्दा है इसे लेकर रशिया के अंदर भी गए थे। उसके बाद यूक्रेन भी गए, और जहाँ यूक्रेन में मतलब मीटिंग कर रहे थे, इनके जहाँ इनका मतलब जहाँ भी मीटिंग कर रहे थे ऑफिस या बिल्डिंग होगी, उससे 100-200 या मतलब 200-300 मीटर दूरी रशिया ने क्या मिसाइल फोड़ दी थी अपनी, तो बच गए। नहीं तो इनका भी काम खत्म होता रशिया यूक्रेन में, लेकिन बच गए। तो एंटोनियो गुटरेस कहाँ के हैं, ये पोर्तुगीज के हैं या पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल का है, आपको पता होगा स्पेन है ना, स्पेन से टच होता हुआ एक मतलब स्पेन है, स्पेन के बैक साइड में एक देश है जिसका नाम क्या है, पुर्तगाल या पोर्टुगीज भी बोलते हैं। हाँ, तो ये यूनाइटेड नेशन, ये भी पूछ सकता है हमसे बना कब था ये हमारा। तो यूनाइटेड नेशन ये एक तरह से कब क्या, 26 जून 1945 के अंदर, 76 साल हो गए इसे। चार्टर एंटर्ड इन फोर्स 24, ठीक है, ये भी 76 साल हो गए। ये क्या मतलब 1945 के अंदर यूनाइटेड नेशन बना था। ये कोल्ड वॉर के मतलब क्या वो सॉरी वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। 1939 से 45 तक थी ना वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर खत्म होती भविष्य में दूसरी कोई भी विश्व युद्ध ना हो, विश्व युद्ध को रोकने के लिए क्या यूनाइटेड नेशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। विच यूनियन मिनिस्टर हैज वर्कड इन कैंस 2022 रेड कारपेट। कान सम्मेलन होता है एक, मतलब कांस फिल्म फेस्टिवल बोलते हैं, बहुत ही सम्मानित फिल्म फेस्टिवल है। इसके अंदर भारत को ना एक तरह से
यहाँ एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट बुलाया भी गया है। तो ये मतलब यहाँ भारत की तरफ से बहुत सारे अभिनेता भी गए हैं, साथ में यूनियन मिनिस्टर भी गए हैं जिनका नाम क्या है, अनुराग ठाकुर। तो कांस फिल्म फेस्टिवल देख लो कहाँ होता है, ये हमारा फ्रांस के अंदर होता है। जो कांस फिल्म फेस्टिवल है कहाँ पे होता है हमारा, फ्रांस की एक सिटी है कांस, वहाँ पे क्या है कांस फिल्म फेस्टिवल होता है। बहुत ही ज़्यादा प्रतिष्ठित फेस्टिवल के अंदर आता है ये। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा नाम है इस फेस्टिवल का, रेप्यूटेड नहीं होती, जैसे भारत रत्न हुआ, भारत के अंदर एक बहुत ही बड़ा सम्मान होता है, इसी तरह फिल्म फेस्टिवल अवार्ड होते हैं भारत के अंदर, भारत के सम्मानित अवार्डों के अंदर आते हैं। इसी तरह ये क्या है, यूरोपियन देशों के सम्मानित फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के अंदर आता है क्या, कांस फिल्म फेस्टिवल होता कहाँ है, फ्रांस के अंदर। ये हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है। विच फोटो जर्नलिस्ट हैज बीन ऑनर्ड पुलित्जर प्राइज। कोविड 19 के दौरान पुलित्जर प्राइज किसे मिला, दानिश सिद्दीकी को। इनकी क्या डेथ भी हो गई थी अफगानिस्तान के अंदर रिपोर्टिंग के दौरान, तालिबान वगैरह की गोली वगैरह लग के इनकी मृत्यु भी हो गई थी ऑन ड्यूटी। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सॉरी, ये क्या हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इनके अलावा सना अरशद, अदनान अबीदी और अमित देव, इनको भी क्या है ये हमारा पुलित्जर पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है असनी साइक्लोन, अभी आया है पता है हमें। असनी साइक्लोन जो भी आया है बंगाल की खाड़ी में, ये किसे हिट करेगा, तो असनी साइक्लोन किसे करेगा, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, यही बंगाल की साइड है। केरल दूसरी तरफ है, तमिलनाडु दूसरी तरफ है, यहाँ नहीं आ सकता। महाराष्ट्र गोवा भी दूसरी तरफ है, मतलब अरब सागर की तरफ है। गुजरात महाराष्ट्र भी अरब सागर की तरफ है, तो वैसे भी पता लग गया था ये, लेकिन ठीक है। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट टू सेंड अ डैश एड पैकेज टू यूक्रेन। यूनाइटेड जैसे भारत के अंदर लोकसभा राज्यसभा है, इसी तरह यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने यूक्रेन को कुछ मतलब 40 बिलियन डॉलर, 40 बिलियन डॉलर्स का क्या है एक एड पैकेज देने का मतलब तय किया है। इससे पहले भी 33 बिलियन डॉलर दिया था, अब 40 बिलियन डॉलर दिया है। मतलब हम सोच सकते हैं 40 30 70 73 73, मतलब 70 70 75 बिलियन डॉलर तो अभी अभी दे दिया, इससे पहले भी दिया, कई देशों ने और भी सपोर्ट किया है। जो यूक्रेन है इसे एड के रूप में कम से कम क्या है कई बिलियंस के तो हथियार मिल चुके, एड्स मिल चुकी दुनिया भर की। अब ऐसे नहीं सीधा पैसा पकड़ा देंगे हाथ में जाके, 40 बिलियन डॉलर्स में कुछ का हथियार देंगे, कुछ का खाना देंगे, कुछ का कुछ रुपीज़ का कुछ, मतलब अलग अलग करके इन्हें इस तरह से क्या है यूक्रेन को दिया जाएगा। तो मिलियंस ऑफ डॉलर, मिलियंस क्या है बिलियंस ऑफ डॉलर क्या है यूक्रेन को एड्स के रूप में दिए जा चुके, क्योंकि यूक्रेन क्या है अभी सफ़र कर रहा है किससे, एक तरह से युद्ध से, युद्ध के अंदर सफ़र कर रहा है, मतलब युद्ध युद्ध इसके साथ युद्ध छिड़ा हुआ है, सिंपल सी बात यह है, रशिया के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। रशिया की इकोनॉमी पे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। जैसे यूक्रेन को तो यूरोप से और भी देशों से क्या है एक तरह से एड पैकेज भी मिल रहा है या हेल्प भी मिल रही है बिलियंस ऑफ डॉलर की। इधर से जो रशिया है इसके ऊपर क्या है हेल्प की जगह उल्टा इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, सैंक्शन लगे हुए हैं दुनिया भर के। तो ये भी ग्रस्त है और वो भी ग्रस्त है, प्लस उसकी तो इकोनॉमी भी क्या है मतलब जो यूरोपियन देश है इनका मानना है कि अगर हम रशिया की इकोनॉमी बर्बाद कर देंगे तो ये लड़ ही नहीं पाएगा। जब ये मतलब ये इस हालत में नहीं होगा कि ये युद्ध कर सके, तो युद्ध अपने आप ही बंद हो जाएगा, ये सोच है यूरोप देशों की। लेकिन इतने सैंक्शन लगाने के बावजूद भी क्या है फिर भी क्या है रशिया भिड़ा पड़ा है, ये नहीं हट रहा पीछे। और ऐसा नहीं है कि इनके सैंक्शन से इसकी इकोनॉमी पर प्रभाव नहीं पड़ा, प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्या है जो रशिया है इसकी सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी भी है, इसके अंदर ये मतलब बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है और एक्सपोर्टर कंट्री है। तो इसलिए क्या है इसका काम चल रहा है, कुछ देशों से अभी एक्सपोर्ट इसके चल भी रहे हैं, जैसे चाइना हुआ, भारत हुआ, यहाँ क्या है इसके एक्सपोर्ट आ रहे हैं लगातार। और जो यूक्रेन ये जो यूरोपियन देश है ये बोल रहे हैं कि हम रूस की इकोनॉमी ठप कर देंगे, रूस से कुछ नहीं खरीदेंगे। ये क्या कर रहे हैं, हम मतलब जैसे कोई भी चीज़ है, फिलहाल क्या है जैसे डीजल ही हुआ, हम क्या है रशिया से कच्चा तेल मंगा रहे हैं, भारत के अंदर रिफाइनरी के अंदर से साफ करके डीजल बना के हम किसे बेच रहे हैं, यूरोप को बेच रहे हैं। तो यूरोप डायरेक्ट रशिया से ना खरीद के ले तो हमारे से रहा है, घूम फिर के बात तो वही पड़ रही है ना, रशिया का तो फिर भी सामान बिक ही रहा है। तो इनके सैंक्शन पैंक्शन सब ऐसे ही हैं, सब अपना कमाने खाने के पीछे लगे हुए हैं।
तो ये हमें तो एक न्यूज़ के रूप में पढ़ना था तो हमने पढ़ लिया। यूक्रेन के बारे में देख लेते हैं। यूक्रेन का फ्लैग तो अब सबको पता ही लग गया होगा। तो यूक्रेन की पोजीशन देख लो, ये भारत है हमारा, ये चाइना है, ये ऊपर रशिया है, और ये जो ग्रीन कलर में ये क्या है, यूक्रेन है। आपस में भिड़े हुए हैं। ये इसके पीछे बाकी जितने भी छोटे छोटे मक्खी से देश है, ये सब क्या है, ये सब यूरोपियन देश है। और वो अमेरिका तो अभी इधर दिख नहीं रहा। तो ये सब क्या यूरोपियन देश है। हाँ, तो बस मतलब सब यूक्रेन की सपोर्ट में है। इधर रशिया है, ये इनसे क्या आपस में लगे हुए हैं। रशिया के बारे में पता होगा, रशिया क्या है, लैंड मास के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्या, रशिया। इतना बड़ा है कि जो प्लूटो गिरा है ना, उसके जितना उससे भी बड़ा है ये अकेला रशिया। तो ठीक है, यूक्रेन की राजधानी क्या है, कीव है इसकी राजधानी, ये भी पता होना चाहिए। इसके जो प्रेसिडेंट है वर्ल्ड फेमस हो चुके हैं अब तो ये, कौन, जेलेंस्की साहब। पहले कॉमेडियन थे, और बाद में क्या है, जैसे भारत के अंदर कपिल शर्मा है, एक कॉमेडियन थे। इसी तरह ये भी क्या है, पहले इस फील्ड में थे, कॉमेडी फील्ड में, मूवीज वगैरह भी कर रखी है। तो उसके बाद ये क्या है, सीधा अब प्रेसिडेंट बन चुके। इनकी ना एक, मैं अभी थोड़ी एडिशनल बात कर रहा हूँ, या कह सकते हैं बकवास कर रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता है। जैसे भारत के अंदर एक मूवी आई थी, याद हो किसी को, जिसके अंदर अनिल कपूर क्या एक दिन के सीएम बने थे। याद होगी ये मूवी, एक दिन के सीएम बने थे। अमरीश कपूर भी थे उसके अंदर, उन्होंने कहा था कि एक दिन का सीएम बन के देखो। भाई साहब उन्होंने मूवी के अंदर सीएम बने थे, हल्का मचा दिया। सेम इसी तरह की इनकी मूवी आई थी, जिसके अंदर ये क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट बने थे। और वहाँ क्या भाई, मूवी के अंदर तो मिर्च मसाला होता ही है, तहलका ठा रखा था मूवी के अंदर। पता नहीं फिर कैसे समीकरण बने, ये क्या प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ लिया इन्होंने और जीत गए। अब इनकी इमेज उस मूवी की वजह से बहुत तकड़ी बनी, उसके बाद ये जीत भी गए। और उसके बाद अब इनका यूक्रेन से, रशिया से युद्ध हो गया। तो अब तो इनकी जो मूवी के अंदर किया होगा मेरे ख्याल से, उससे भी ज़्यादा ताबड़तोड़ इनकी इमेज अब यहाँ बन चुकी कि भाई जेलेंस्की तो एक तरह से पुष्पा है, ये नहीं झुकेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो ऐसी इनकी इमेज भी बन चुकी यूक्रेन के लोगों के अंदर। रिसेंटली हु हैज़ बीन टेकन ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ साउथ कोरिया, साउथ कोरिया के नए प्रेसिडेंट, हम इनके बारे में बात कर चुके। कोरियन पेनिनसुला था, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के कौन है, यून सुक योल, ये क्या इसके नए प्रेसिडेंट है। ये क्या थोड़े एग्रेसिव नेचर के माने जा रहे हैं। और इन्हें ना ये भी कहते हैं कि ये क्या साउथ कोरिया के डोनाल्ड ट्रंप है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप का नेचर था ना, एक तरह से भड़काऊ, बिल्कुल। मतलब भड़काऊ का मतलब है कि डोनाल्ड जैसे एक तो बाइडेन है, बाइडेन को क्या कहा जाता है कि यूएस के मतलब इतिहास में सबसे ज़्यादा कमज़ोर प्रेसिडेंट जो कभी होंगे वो कौन थे, बाइडेन है। ये क्या है मतलब, इनकी मतलब इनकी बातों में दम सन है। इनके होते हुए आ, एक तरह से इतना इतना लंबा युद्ध चल चुका, इनका कोई प्रभाव नहीं है विश्व के ऊपर, या विश्व में इनका प्रभाव क्या है, इनकी इनकी छवि की वजह से यूएस का प्रभाव कम हुआ है विश्व के अंदर, ये कहा जाता है। और एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप थे, उनकी वो भी प्रेसिडेंट रहे थे, तो उनकी भी पता होगी सबको कैसी कैसी उनकी हाव भाव बोल चाल हरकतें थी, कैसे कैसे बयान देते थे। सेम उसी तरह के क्या है, ये है यून सुक यूल। हाँ, मतलब थोड़ा कट्टरपंथी माना जाता है इन्हें। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर ये बने तो ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर कुछ ना कुछ कर भी सकते हैं। बल्कि इनकी स्टेटमेंट क्या है कि अगर नॉर्थ कोरिया ज़्यादा कुछ चीज चपड़ करेगा तो पहली मिसाइल हम छोड़ेंगे उसके ऊपर। वो छोड़े ना छोड़े उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन हम उसे पक्का बर्बाद कर देंगे। हम उनसे तकड़ी इकोनॉमी है, उनसे ज़्यादा पैसा है। अगर हम अपनी मिलिट्री के ऊपर आ गए, इसे मॉडर्नाइज करके अगर हम वेपन खरीदने पे आ गए, तो नॉर्थ कोरिया को हम सबसे पहले हम ही मारेंगे मिसाइल, और ख़त्म कर देंगे उसे। मतलब इस तरह के इनका बयान वगैरह आते भी रहते हैं। रिसेंटली लिनोइड, ये करवाकचुक जो भी इनका नाम है, हैज़ पास अवे, अभी मर गए। ये कौन थे, फर्स्ट प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के, यूक्रेन कंट्री के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली जो पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका निधन हो गया। ये क्या बजाते थे, संतूर बजाते थे और तबला बजाते थे। में फेमस किस में थे, संतूर के अंदर थे। अभी हु हैज़ इनॉग्रेट फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ खादी, खादी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का किसी ने अभी अनावरण किया, कौन है वो, नारायण राणे। सूक्ष्म लघु उद्योग मंत्री भी है क्या, नारायण तंतु राणे। हु हैज़ वोन मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट इन 2022 मैन सिंगल, सिंगल मेंस 2022 मैड्रिड ओपन टूर्नामेंट को किसने जीता, कार्लोस अल्काराज। इनके बारे में भी देख लेते हैं।
ये कार्लोस अल्कराज है। इनकी मतलब मेनली तो मुझे फोटो दिखानी थी, एक बार हम फोटो देख लेते हैं ना तो दिमाग में छप जाता है, तो फोटो दिखाने के उस पर लाई थी। तो कार्लोस अल्कराज है, ज़्यादा उम्र भी नहीं है, 2003 में पैदा हुए थे। स्पेनिश प्लेयर है या स्पेन के रहने वाले हैं। अगर किसी को स्पेन ना पता हो तो जो फ्रांस है ना, फ्रांस के अगर मैं कहूँ नीचे साउथ और इधर वेस्ट, फ्रांस के साउथ वेस्ट में अगर हम देखें तो, या फ्रांस के साउथ में देखें, फ्रांस के बिल्कुल नीचे ही है, थोड़ा सा वेस्ट की तरफ, फ्रांस के नीचे हल्का सा वेस्ट की तरफ में क्या है हमारा स्पेन है, लगा हुआ है, बाउंड्री टच होती है इसकी फ्रांस से। तो यही ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं और मतलब जीत चुके दो मतलब इनकी अभी वर्ल्ड रैंकिंग भी क्या है, 6 नंबर वर्ल्ड रैंकिंग है 9 मई 2022 के हिसाब से। तो अच्छी रैंकिंग पे है ये। ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, इस तरह के खिताब भी नाम कर चुके हैं अपने। अभी क्या है, हु हैज एड्रेस द इनाग्रेटेड सेशन जीटो कनेक्ट, कि ये किसने इसका उद्घाटन किया, तो ये कौन, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, इन्होंने क्या इसका उद्घाटन किया। जीटो की फुल फॉर्म क्या है, जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, किसकी फुल फॉर्म है, जीटो की। और इसकी थीम क्या है, सबका प्रयास। तो इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसकी बहुत अच्छी वो भी लगी। हाँ, ये जो जीटो है भारत के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, कि यहाँ यूरोप के अंदर भी, यहाँ भी, हर जगह दुनिया भर में एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, ये क्या है इसके वो है। बाकी जीटो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। और बस यही हमें इसके बारे में पढ़ना था। Which state government which state government will provide free सीवर कनेक्शन, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जो क्या है फ्री सीवर कनेक्शन प्रोवाइड करवाएगी, किस स्कीम के तहत, मुख्यमंत्री फ्री सीवर कनेक्शन। तो ये कौन है, हमारी दिल्ली, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। इनकी पार्टी का नाम क्या है, आम 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 खाने वाला मैंगो नहीं, आम आदमी पार्टी। विच कंट्री हैज इनोग्रेट वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम ब्रिज, किस कंट्री के अंदर क्या है संसार का सबसे बड़ा ग्लास बॉटम ब्रिज बना है, तो किसके अंदर, वियतनाम। इससे पहले ये रिकॉर्ड किसके नाम था, चाइना के, लेकिन अभी किसने कर दिया, वियतनाम। मेरे दिखाने का सिर्फ इतना मकसद है, छोड़ो ये वाला तो चलो, जो ये है मतलब वियतनाम, आपकी इसकी लोकेशन आपको पता होगी, भारत है, भारत के यहाँ बांग्लादेश है, म्यांमार है, म्यांमार के बाद क्या है, थाईलैंड है, थाईलैंड के बराबर में क्या है, वियतनाम है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हुई थी इसलिए मैं इसके ऊपर नहीं गया। तो यहाँ के हमारे वियतनाम है, यहाँ क्या सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज है। तो नेक्स्ट वो बता देते हैं, जो मैराथन होगी वो कौन सी होगी हमारी, अब कोलोजी की मैराथन होगी। आपने देख ली होगी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की मैराथन, आपको प्रीमियर में दिख गई होगी तो वो अपलोड हो जाएगी। इसके बाद कौन सी होगी, कोलोजी की। वो मैराथन में लास्ट में पढ़ाते पढ़ाते लास्ट क्वेश्चन पे ऑटोमेटिकली किसी टेक्निकल ग्लिच से वो मतलब बंद हो गई थी, तो हमने सारे क्वेश्चन कर लिए थे, बस एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था एचएपी की मैराथन में, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। तो नेक्स्ट मैराथन किसकी होगी, हमारी कोलोजी की होगी। और इसके अलावा कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अब तुम्हारा पेपर आ ही गया है बिल्कुल नज़दीक, तो हमें बस अच्छे से रिवाइज करना है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।